तो प्रीवियस क्लास में ग्रुप 16 स्टार्ट कर दिया था अपन ने, जो भी अपनी प्रीवियस क्लास थी परसों थी है ना। तो अभी भी अपन ग्रुप 16 के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट तो कर दिया था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है इसका, NS2NP4। NS2NP4 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट रहते हैं इसमें? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और आपके पास पोलोनियम। ये पोलोनियम जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बाकी बातें बताने की मेरे को लगता नहीं रिक्वायरमेंट है कि आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, सबको पता है ना, अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। बात आती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। वैसे ये भी हो चुका था ऑक्सीडेशन स्टेट भी। ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर बात करें तो जनरली जो इस एलिमेंट, ये ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बाद सेकंड है, सॉरी फ्लोरीन के बाद सेकंड है। तो ऑक्सीजन जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -2। और अगर पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड में क्या रहेगा इसकी, -1। पेरोक्साइड का मीनिंग क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH, इस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो जब भी कभी पेरोक्साइड बॉन्ड हो या फिर ऑक्सीजन ऐसे प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, लाइक आपके पास OF2 आ गया या फिर O2F2 आ गया, OF2 या O2F2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और +1। ऑक्सीजन एक ही कंडीशन में प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जो जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, है ना। बाकी सब में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसमें रहेगी, माइनस में। बस इसमें किसमें क्या रहती है आपके पास, प्लस में रहती है। फ्लोरीन की माइनस में होगी, ऑक्सीजन की प्लस में होगी। बिकॉज इसका रीजन क्या है, क्वेश्चन है आपके ये ग्रुप 17 में दे रखा है, वाई द ऑक्सोफ्लोराइड, जो आपके पास ऑक्सोफ्लोराइड है उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव क्यों होती है, तो क्या रीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, या यूं कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो इसके कारण से फ्लोरीन तो नेगेटिव में शो करेगा और ऑक्सीजन किसमें शो करेगा, पॉजिटिव में शो करेगा। ओके, बाकी जो भी मेंबर है +2, +4 और +6 शो करते हैं, क्यों करते हैं उसका भी रीजन बता देता हूं। जब आपने बॉन्डिंग करी थी उसमें एक टर्म आया था कोवैलेंसी, अगर आपको पता हो। सल्फर जो है वो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है। वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा, एक से ज्यादा कोवैलेंसी शो करता है। +2 भी करता है, +4 भी करता है, +6 भी करता है। ऐसा क्यों होता है देखिएगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है ना। तो अगर इनके आप सल्फर के बारे में बात करें तो ये आपके पास 3s2 हो गया और 3p4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। 3s2 3p4, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ शेल 3 है तो सब शेल आपके पास डी भी होता है, अगर आपको पता हो, डी भी होता है। बट इनका जो डी है वो क्या रहता है, वैकेंट। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है तो डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2। तो यहाँ पे तो इसकी कोवैलेंसी कितनी रहती है, +2। अगर आप इसको एक्साइट करते हो, एनर्जी देते हो, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये तो 3s2 ही रहेगा, बट ये 3p के जो इलेक्ट्रॉन, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 3d में। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास, 4। तो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4 का। कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। अब आप और एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा कि 3s के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ चले जाएंगे, 3d में। तो यहाँ पे आपके पास देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर तो कोवैलेंसी कितनी रहती है, +2। यहाँ पे कितनी रहती है, +4। यहाँ पे कितनी रहती है, +6। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है। अब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो +4 की तो क्या हो जाती है, इंक्रीज, और +6 की क्या हो जाती है, डिक्रीज।
ऐसा क्यों होता है आपको पता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से ऐसा होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम वाली अनस्टेबल हो जाती है ना। तो जो भी आपके पास है टॉप टू बॉटम जाओगे, अगर आपके पास SF4 बन रहा है, SCF4 बन रहा है तो ये तो स्टेबल होंगे, बट SCF6 अगर बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। TEF6 बन रहा है तो इसकी भी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, आपको मिलेंगे नहीं, बहुत कम इसकी अबंडेंस होती है नेचर में। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास आता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। नाइट्रोजन अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर के साथ करेगा, ऑक्सीजन अपने ग्रुप के दूसरे रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स है उसके साथ करेगा, अगर फ्लोरीन है तो वो अपने ग्रुप के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साथ करेगा। तो उसका रीजन सबका एक ही है कि ऑक्सीजन क्यों शो करता है डिफरेंट बिहेवियर। उसका रीजन क्या है, सबसे पहले आता है स्मॉल साइज, साइज इसका काफी क्या है, छोटा है रेस्पेक्ट टू अदर। दूसरी बात अगर बात करें साइज छोटा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा। थर्ड रीजन देखें तो आपके पास क्या आ जाती है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या आ जाती है, ज्यादा। फोर्थ रीजन देखें तो अपने पास क्या आ जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट नहीं होते, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट होते। तो इसके कारण से क्या होता है कि ये जो है दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ गया कि वाई H2O इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड H2S इज प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म। ये लिक्विड है, ये गैसेस, गैस है। क्या रीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, H बॉन्ड का। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड H2O प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड H2S प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म। सल्फर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में H बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी, H बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी तो ये कौन से स्टेट में रहेगा, गैसेस स्टेट में। वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में H बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो वो कौन सी फॉर्म में रहेगा, आपके पास लिक्विड फॉर्म, है ना। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे डी पाई बॉन्डिंग भी नहीं होगी, डी पाई बॉन्डिंग भी प्रेजेंट नहीं होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी, पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, ओनली पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। क्वेश्चन आ जाता है, हाँ प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ग्रुप है उनकी फर्स्ट एलिमेंट है उनकी सेम ही रहेगी सबकी। अगर आपको एक का कंसेप्ट क्लियर है तो दूसरे में दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन आ जाता है OF6 नहीं प्रेजेंट है, SF6 प्रेजेंट होता है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ऐसे, OF6 प्रेजेंट नहीं होता, SF6 होता है, क्या रीजन, बिकॉज इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये वेरिएबल कोवैलेंसी शो नहीं करेगा, वेरिएबल कोवैलेंसी शो नहीं करेगा। सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेज सकते हैं। अगर अपन एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो इसके कारण से SF6 आपको मिलता है। OF6 कैसे मिलेगा, देखो ऑक्सीजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p4। बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। बता रहा हूं आपको, पूछ नहीं रहा, पूछूंगा तो फिर चेहरे पे 12 बज जाएंगे। 2s2 2p4 आ गया आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 2s2, ये आपके पास आ गया 2p4। हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे, डालोगे कहां पे, वैकेंट डी ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है तो कहाँ एक्साइट करोगे, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होती है, 2 ही होती है। यहाँ पे 2 फ्लोरीन आ सकते हैं, 2 फ्लोरीन आ सकते हैं और कुछ नहीं आएगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो OF2 बन सकता है बट OF6 नहीं बन सकता, OF4 नहीं बन सकता, बिकॉज इसकी कोवैलेंसी 2 रहती है ऑक्सीजन। क्लियर है बात, डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण से ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है। चले आगे, हाँ
नेक्स्ट अपने पास आती है इनकी रिएक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तैयार रहिएगा, है ना। जनरल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, जनरल क्वेश्चन, किसी का भी लकी ड्रॉ आ सकता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी, अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो कौन से हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे? H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। मींस अगर ऑक्सीजन के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो क्या मिलेगा? H2O। सल्फर के साथ करवा रहे हो तो क्या मिलेगा? H2S। सेलिनियम के साथ करवा रहे हो तो H2SC। टेलुरियम के साथ H2। ये अपन ने इसके हाइड्राइड का फॉर्मेशन। कुछ नहीं बताना आपको, तो सिंपल बातें बतानी है। एक तो बताना है आपको एसिडिक कैरेक्टर क्या होएगा अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो। अरे बीच में नहीं बोलना, है ना। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे अपन, और इनके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करेंगे। देखो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज होगा, बिकॉज आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इजीली H प्लस आयन को डोनेट करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है ना। सेंट्रल एटम जो रहेगा आपके पास, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलिनियम है, टेलुरियम है, तो उसके न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज। तो अगर इंक्रीज हो रही है उनके बीच की डिस्टेंस, तो ये बॉन्ड आपके पास क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, और इजीली बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो H प्लस क्या होगा? रिलीज। तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है। अब इजीली अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी आपके पास? डिक्रीज, क्योंकि इजीली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सेंट्रल एटम तो आपके पास साइज बड़ा हो रहा है ना, तो उसका न्यूक्लियस और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। तो आप सिंपल सी बात है, आप इतना सा ध्यान रखें कि अगर कभी बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एनी बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग के क्लियर, पी ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सबको शायद ये भी पता होगा कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है डेल्टा EN के। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल लास्ट टॉपिक है, पीछे से पीरियोडिक टेबल खत्म होता है तो तीसरा नंबर पेज पे आता है नोट्स में, है ना। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा EN। अब आपको ये पता है ना, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलिनियम है, टेलुरियम है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज। EN क्या होगी? डिक्रीज। EN डिक्रीज होगी तो डेल्टा EN आपके पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर EN डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा EN क्या होगी? अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की EN कितनी है कि सर 3.5, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास कि सर 1.4 आ गया। अब सल्फर की EN 3.5 तो नहीं हो सकती ना, सेलिनियम की 3.5 तो नहीं हो सकती ना। तो टॉप टू बॉटम आते हैं, सेंट्रल एटम की EN क्या होती है? डिक्रीज। तो डेल्टा EN क्या हो जाएगा? इंक्रीज। डेल्टा EN अगर इंक्रीज होएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होएगा? इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होएगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होएगा? डिक्रीज। डेल्टा EN सॉरी डिक्रीज होगा, डेल्टा EN डिक्रीज। डिक्रीज होएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा आपके पास? इंक्रीज। जैसे सल्फर की आपके पास 2 पॉइंट समथिंग के आसपास होती है, तो उनकी करोगे तो डेल्टा EN कम होएगा। डेल्टा EN जितना कम होएगा बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी आपके पास क्या होगी? कम, है ना। तो ये बॉन्ड जो है वीकेस्ट होता है,
इजीली बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा, और बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। आप थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएंगे सबका। अब बात करें रिड्यूसिंग नेचर की, तो आप खुद ही कह रहे हो कि सर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है कि वो इजीली H+ आयन दे रहा है, इजीली हाइड्रोजन दे रहा है। तो जो हाइड्रोजन देता है मतलब उसका खुद का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरे का क्या कर दिया, रिडक्शन। तो दूसरे का रिडक्शन करता है तो वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग नेचर भी आपके पास क्या होती है, बस। हाइड्राइड में 3 क्वेश्चंस बनते हैं, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, और रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताओ, बस दैट्स ऑल। हाइड्राइड खत्म हो जाता है। चले आगे नेक्स्ट। अब तो कहा जाता था 11th पढ़ लो बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, है ना। ऑक्साइड देख लेते हैं। ये तो आपके पास थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, सेकंड अपन देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइड का, है ना। ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कौन से ऑक्साइड बनते हैं आपके पास, EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ई मीन्स आपके पास एलिमेंट हो गया। अब अगर ऑक्सीजन के ऑक्साइड की बात करें तो वो आपके पास क्या हो जाता है, ओजोन हो जाता है ना। उसके बाद की अगर बात करें तो आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सेलिनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, ये TO2। अब एक बात बताओ, कुछ नहीं जनरली सी बातें हैं कि इन तीनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। SO2, SCO2 और TO2। अब मैंने क्या SCO2 को बीच में लिखा है, उसका तो नाम कोई लेगा नहीं। आप क्या कहोगे सर, या तो SO2 होएगा और या क्या होएगा, TO2, दो ही हो सकते हैं। SO2 होगा क्या सर, अभी तो टॉप टू बॉटम आ रहे थे, रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज हो रही थी, रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज हो रही थी, यानी कि आपने कह दिया कि सर जो H2TE है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा क्योंकि उसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बाहर निकाला। तो रिडक्शन खाली यही थोड़ी होता है कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। रिडक्शन का मतलब आपने दो डेफिनेशन और पढ़ी होगी, डी इलेक्ट्रोनेशन और इलेक्ट्रोनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, है ना। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन मीनिंग ऑक्सीडेशन, कि अगर किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसको डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं, और यही ऑक्सीडेशन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना। और इलेक्ट्रोनेशन का मतलब मीनिंग क्या हो गया कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो उसको अपन इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं, है ना, और इसी को अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब एक बात बताओ, अभी आपने चिल्ला चिल्ला के कहा कि सर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट टेलुरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी और सल्फर की जो है वो +6 होगी। सल्फर तो +6 शो करता है ना, टेलुरियम शो करता है क्या, नहीं करता। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सबको पता है, खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, खुद का ऑक्सीडेशन होता है। अब सल्फर जो है वो पहले +4 में है, ऑक्सीडाइज होके +6 में जा सकता है, टेलुरियम जाएगा क्या, पहले +4 में है, ये +6 में जाने की टेंडेंसी नहीं रखेगा बिकॉज +6 अनस्टेबल होती है। तो ये तो कहेगा मैं किसमें रहूंगा, +4 में, जिसको +6 में जाना है जाओ, कौन जाएगा, सल्फर। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। TiO2 रिड्यूसिंग नहीं होता है ना। डेफिनेशन सारी देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होता हो दूसरे को रिड्यूस करता हो। अब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा सल्फर, तो ये +4 में जाएगा कि +6 में जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना, पॉजिटिव चार्ज +6 में इंक्रीज होता है ना,
तो H+4 से +6 में जाएगा, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनर्ट पे इफेक्ट नहीं लग रहा। टेलुरियम की बात करें तो टेलुरियम यहाँ पे किसमें है, +4 में। आप कहोगे सर हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, कर दो भी, आपको मना थोड़ी है। तो आप टेलुरियम +4 से +6 में कर दोगे, पर टेलुरियम खुद कहेगा मैं नहीं रह सकता बिकॉज मैं स्टेबल नहीं, T+6 स्टेबल नहीं है। तो अपने को तो स्टेबल फॉर्म की बात कर रहे, तो +4 में रहेगा वो। ऐसे क्वेश्चंस डी ब्लॉक में बहुत आएंगे, मैं रोज आपको कहता है ना कि सीआर की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +6 या +3 है ना। तो धीरे धीरे अपन सीखेंगे कि कैसे पता चलता है। सिंपल सा बात है, अगर आपको किसी की भी आपको देखना हो कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो अगर हाइड्राइड है तो हाइड्राइड में तो आप देखोगे कौन इजीली हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो हाइड्रोजन दे रहा है। अगर ऑक्साइड है या कुछ और एलिमेंट है या जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ही दे दी आपको कि H+4 और H+6 है, तो कौन सा क्या होगा, है ना। तो उस समय देखना आपको चार्ज पे देखना है कि चार्ज किसका क्या हो सकता है और किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ना। यहाँ पे टेलुरियम जो है +6 में अनस्टेबल है, तो इसके कारण से जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो SO2 जो है वो क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा बिकॉज +6 शो कर सकता है बट टेलुरियम +6 शो नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाना। अब हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, हैलाइड्स का तो फॉर्मेशन होगा, बट ऑक्सीजन जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है, फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ये छोटी क्लासों की बात है ना। मैंने कहा NaCl का नाम बताओ, आप कहोगे सोडियम क्लोराइड। मैंने कहा क्लोरीन को क्लोराइड क्यों कहा, आपने कहा सर उसका नेगेटिव चार्ज होता है, और Na पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसे अगर मैं OF2 लिखूंगा तो उसको यूं थोड़ी कहेंगे फ्लोरो ऑक्साइड, बिकॉज अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के फ्लोराइड, फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, OF2 हो गया चाहे O2F2 हो गया। तो ऑक्सीजन जो क्या किसका फॉर्मेशन करता है, फ्लोराइड्स का। बाकी जो भी है वो आपके पास कौन से हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, देखो डाई हैलाइड भी बनाते हैं लाइक SF2, है ना, टेट्रा हैलाइड भी बनाते हैं लाइक SF4, और आपके पास हेक्सा हैलाइड भी बनाते हैं लाइक SF6। इसके अलावा और भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको पता हो H2Cl2 भी प्रेजेंट होता है ना। तो ये भी प्रेजेंट होते हैं जहां पे सल्फर जो है वो +1 शो करता है। अब SF2 की बात करें, SF4 की बात करें, SF6 की बात करें, तो आपको अगर मैं पूछूं कि इनकी शेप क्या रहेगी, तो SF2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन प्लस शेप, SF4 में क्या रहेगी और SF6 में क्या रहेगी, SF2 में टेट्राहेड्रल, SF4 में अरे बाई पिरामिडल, किसमें, 4 में, 6 में, 6 की तो अगर कोई बता नहीं सके ना तो वो तो 11th में फेल है। सारों बोल दिया ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। SF6 में आपके पास क्या रहता है, ऑक्टाहेड्रल, है ना। शेप निकालना बहुत जरूरी है बिकॉज 16 में भी ऑक्सो एसिड आते हैं, 17 में भी कंपाउंड्स आएंगे, 18 में भी कंपाउंड्स आएंगे, इसकी फॉर्म इसकी शेप पूछेंगे आपको बहुत मिलेगा। आप सोच रहे हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तो शेप नहीं आएगा, आपको कह देंगे व्हाट इज द शेप ऑफ ClO-3 या ClO- की शेप बताइए क्या रहेगी, रोहित सर ने कराया ही नहीं ना, ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि रोहित सर ने कराया नहीं हो। अगर वो ऑप्शन आए ना तो हर एक क्वेश्चन का आंसर वही टिक करे, रोहित सर ने कराया, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप H की वैल्यू कैलकुलेट करें, H क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू होती है ना, H की वैल्यू, उस पर डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, और हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है कि शेप कौन सी है ना। बहुत चिल्लाया था कि VACTR पढ़ लो पढ़ लो, 1/2 V + M
सी प्लस है, हाँ क्या आएगा, माइनस सी प्लस ए आएगा, रियली। और अपने पास ये आयन नहीं है तो अपन इसकी बात करेंगे नहीं, है ना। अभी तो V प्लस एन की बात करेंगे। आयन है ना, SF2 में भी कोई आयन नहीं है, SF4 में भी नहीं है, SF6 में भी नहीं है, कोई आयन है नहीं, तो रिक्वायरमेंट। V क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम कौन होता है, जो नंबर में कम होता है। SF2 में सेंट्रल एटम सल्फर, SF4 में भी सल्फर, SF6 में भी सल्फर। तो जो नंबर में कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। फिर आता है M का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, यानी कि जिसकी वैलेंसी 1 हो, या तो +1 -1, अपने को मतलब नहीं है, 1 होनी चाहिए, है ना। तो आपके पास SF2 में बात करते हो तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो अपन क्या लिखेंगे, 1/2 6 + 2 1/2 × 8 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 4। H की वैल्यू अगर 4 आती है तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आपके पास, sp3। अब sp3 में शेप हमेशा टेट्राहेड्रल रहती है। तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, आपके पास 4 बॉन्ड बनाने। पर यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं, तो लॉन पेयर भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ लॉन पेयर बताओ SF2 में, तो कैसे बताते, देखो H की वैल्यू कितनी है, फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 2। तो आप क्या कर दो, 4 में से 2 माइनस कर दो, तो 2 अपने पास क्या आ जाएगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लॉन पेयर है, क्लियर है। SF4 की बात करें तो SF4 में क्या रहता है, H = 1/2 6 + 4। तो H = क्या आ गया, 1/2 × 10 = 5, और 5 हो तो sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d, है ना। sp3d में शेप कौन सी रहती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। H की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं आपके पास, 4। तो एक आपके पास लोन पेयर रहेगा। शेप जो है वो कुछ ऐसी आ जाती है जिसको सी-सो शेप कहते हैं, अगर याद हो, है ना। सी-सो शेप कहते हैं। SF4 में आपके पास जो शेप रहती है, एक लोन पेयर रहता है, 2 क्या, एक 4 क्या रहते हैं, बॉन्ड पेयर रहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं पायल, कि आपको H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। H की जो वैल्यू आ रही है उसमें से कितने ये एटम बॉन्डेड है उसको माइनस कर दो। 4 आ रहे हैं तो आप 4 को माइनस कर दो, 1 आ रहा है तो 1 को माइनस कर दो, 2 आ रहा है तो 2 को माइनस कर दो। जैसे SF6 है, 1/2 6 + 6, तो कितना हो गया, 1/2 × 12 6। अब 6 आ रहा है ना, तो 6 आ रहा है मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। अब देखो 6 H की वैल्यू है और 6 ही फ्लोरीन है, तो लॉन पेयर आपके पास क्या हो जाएंगे, 0, यानी कि प्योर स्ट्रक्चर बनेगी, कोई डिस्टोर्टेड नहीं होगी, प्योर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को कभी कभी क्या लिखा हुआ आ सकता है, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, ये इसकी शेप रहेगी। अब ये पेंटागोनल की जनरली, सॉरी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप क्या रहती है, सल्फर, ठीक है ना। सल्फर के साथ यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, सॉरी, ये जनरली शेप रहती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट यहाँ पे लॉन पेयर आएगा तो सबने VSCPR पढ़ रखी है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन लगेगा तो थोड़ा सा ये बॉन्ड डिस्टॉर्टेड हो जाएगा ऐसे, और इस शेप को अपन कौन सी शेप कहते हैं, शीशो, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे LP आ जाएगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे आते हैं, या तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर भी कोई एक ऐसी स्पीशीज हो जहां पे 4 आ रहे हो तो फिर यहाँ है, पहले इन पोजीशन पे आते हैं लॉन पेयर। तो जनरली जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जो शेप है वो क्या रहती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी कि आपको एक तो ट्राइंगल बनाना है, ये बना दिया ट्राइगोनल, और साथ में आपको 2 पिरामिड बनाने, ये हो गया बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये सेंट्रल एटम अपने पास सल्फर था, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 3 4 5। बट फ्लोरीन कितने बॉन्डेड है यहाँ पे,
4। एक क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, बॉन्ड पेयर। किसके बीच में रिपल्सन जो है ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच। सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर के, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के। अब किसी को ये भी नहीं पता हो कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, तो सल्फर जो है वो कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 4 के साथ। तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे यहाँ पे, और एक आपके पास क्या होगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो थोड़ा सा इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है, वो ऐसे हो जाएगी। तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। अगर आपके पास एक भी लोन पेयर नहीं हो तो रेगुलर ज्योमेट्री रहती है। ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल रहेगी। जैसे ही लोन पेयर आएंगे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी। तो ये डिस्टोर्टेड हो गई। होना था पेंटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और हो गया शी सोशल। इसमें टी शेप भी आता है, एक ऐसी बन जाती है, बस ऐसी शेप बन जाती है, यहाँ लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक है ना। और SF2 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपके पास क्या होगा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती, जैसे CH4 में होती। बट यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो सल्फर, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ आपके पास लोन पेयर, यहाँ आपके पास लोन पेयर। इसको वी शेप कहते हैं। इसको कौन सी शेप कहते हैं, वी शेप। तो ये आपके पास वी शेप बनेगी। जैसे H2O की स्ट्रक्चर होती है वैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी। बॉन्ड एंगल डिफरेंट रहेगा, है ना। बॉन्ड एंगल डिफरेंट क्यों रहता है, बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, अगर आपके पास ये सराउंडिंग एटम सेम हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की डिफरेंट, तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो जाता है ना। तो वो अपन, वो बाद की बात है, वो केमिकल बॉन्डिंग की बातें थी। तो ये आपके हैलाइड्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में अपन मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे, और उसके बाद ऑक्सीजन कैसे फॉर्मेशन करते हैं, मेथड ऑफ ClO- में अभी बता देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।